नमस्कार बच्चों, आज हम राजस्थान में भूमि एवं जल की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको कल ही भेज चुकी हूँ डिटेल्ड। अगर अपन भूमि के उपयोग की बात करते जाएं तो राजस्थान में 2013-14 की सूचना के अनुसार राजस्थान में रिपोर्टिंग क्षेत्र लगभग 3,42,67,000 हेक्टेयर था। शुद्ध कृषित क्षेत्र यानी कि नेट एरिया सोन इसका 53.3% था। शुद्ध कृषि क्षेत्र एक फसल के आधार पर जोता बोया क्षेत्र होता है। इसी वर्ष बंजर व कृषि के अयोग्य भूमि यानी कि बैरन और अनकल्टिवेबल लैंड जिसको कहते हैं, जिस पर किसी प्रकार की कृषि नहीं होती, वह लगभग 7% थी और गैर कृषि उपयोगों में लगा क्षेत्र 5.5% था। चालू पड़ती भूमि जो एक वर्ष के लिए बिना खेती के लिए रखी जाती है वो 4.1% तथा अन्य पड़ती भूमि जो 1 से 5 वर्ष तक बिना जोते बोए हुए छोड़ी जाती है उसका अनुपात 5.4% था। इस प्रकार कुल पड़ती भूमि का क्षेत्र लगभग 9.5% था। वनों के अंतर्गत रिपोर्टिंग क्षेत्र का अंश लगभग 8% था। शेष 16.7% भूमि अन्य कार्यों जैसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, स्थायी चारागाह, वृक्ष फसलों व कुंजों आदि में लगी हुई थी। 2013-14 में कुल कृषित क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 76.2% था, अर्थात 2/3 से भी ज़्यादा प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो वह ज़मीन जो है खेती के कार्य में आ रही है। जबकि अगर इसके पिछले वर्ष के आंकड़े की बात करें तो वह करीब 70% था। इस प्रकार 2013-14 में सकल कृषि क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की मात्रा काफ़ी अधिक है। ये कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 12.5% है। मुख्य रूप से थार डेजर्ट के यहाँ पर होने की वजह से ये काम है, ये स्थिति है। चालू पड़ती व अन्य पड़ती भूमि का अनुपात प्रतिवर्ष बदलता रहता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का उपयोग करके राज्य में आमदनी व रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। जल संसाधनों की यदि हम चर्चा करें तो भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जल साधनों का सबसे ज़्यादा अभाव पाया जाता है। राज्य में जल साधनों की कमी का अनुमान इस तालिका से लगाया जा सकता है, जहां पर अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का अंश 10.4% है। कृषि क्षेत्र में राजस्थान का अंश भारत में कुल भारत की कृषि क्षेत्र में राजस्थान का अंश है 13.9% और जनसंख्या का राजस्थान का अंश है 5.7%। लेकिन सरफेस वाटर जो है, सतही जल जिसको अपन कहते हैं, जो कि कृषि योग्य कार्य और पीने के काम आती है, वो है केवल 1.16%। अगर भूजल की बात करते हैं जिसको अपन ग्राउंड वाटर कहते हैं तो भारत का 1.7% राजस्थान में है, जबकि पशुधन राजस्थान में जो है वो 10.7% है। इसी प्रकार सतही जल साधनों में राजस्थान का लगभग केवल 1% है, जो अन्य सूचकों की तुलना में काफ़ी नीचा है। सतही जल साधनों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान में कुल सतह जल की संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। इसलिए राज्य को जल के लिए अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके तहत राज्य को निम्न प्रकार से 14.51 MAF जल आवंटित किया गया है। इसमें गंग नहर में सबसे ज़्यादा 1.1 MAF मिलता है, भाखड़ा नहर से 1.41 MAF और नर्मदा से 0.50, रावी व्यास से 8.60, यमुना का जल, माही का जल, चंबा कोटल बैराज से भी यहाँ पर जल आता है। अंतर्राज्यीय नदी की यदि हम बात करते हैं तो सिंचित प्रदेशों में से राजस्थान को सर्वाधिक मात्रा रावी व्यास से 8.60 MAF आवंटित है। इसमें से 7.59 MAF का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से किया जाता है तथा शेष 1.02 MAF का इस्तेमाल गंग व भाखड़ा नहर प्रणालियों से में सिद्धमुख नोहर व पूरक गंग नहर के माध्यम से किया जाता है। भूजल की उपलब्धि राज्य की जल विज्ञान संबंधी दशाओं के कारण काफ़ी परिवर्तनशील व असमान रहती है, लेकिन अधिकांश भागों में भूजल की किस्म घटिया किस्म की पाई जाती है। राज्य के जल साधनों पर पैनल ने भूजल साधनों को निम्नानुसार पेश किया है। कुल भूजल साधन है राजस्थान में 10.183 MAF,
पीने, औद्योगिक व अन्य उपयोगों के लिए जो निर्धारित जल है वो है 1.527 MAF। क्षेत्र सिंचाई के लिए प्रयोज्य जो है वो 8.656 MAF है। इनमें से अब तक प्रयुक्त मात्रा हुई है 5.354 और भूजल की बकाया मात्रा जो भविष्य के लिए उपलब्ध होगी वो है 4.302 MAF। भूजल के उपयोग का वर्तमान स्तर 52.30% है। इस प्रकार राज्य में भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अंश काम में लिया जाता है, लेकिन इसमें प्रादेशिक अंतर बहुत ज़्यादा है। 2011 में भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 243 खंडों में ज़्यादा विदोहन वाले भूखंडों की संख्या 172, क्रिटिकल 90% से 100% जहाँ पर दोहन हुआ है उनकी संख्या है 24 और सेमी क्रिटिकल है 70 से 90% तक विदोहन वालों की 20। सुरक्षित की यदि हम बात करते हैं तो या जो कि कम विदोहित हैं इनकी संख्या है 25 तथा पूर्णतया खारे पानी की थी। इसका आशय यह है कि ज़्यादातर ब्लॉकों में पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो कुछ ही वर्षों में भूगर्भीय जल खत्म हो जाएगा अथवा इतना लवणीय या अशुद्ध हो जाएगा कि पीने व सिंचाई के काम नहीं आ सकेगा। इस संबंध में नागौर व जयपुर जिलों की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक बतलाई गई है। बाड़मेर जिले में धोरीमन्ना इलाके में भूजल के बढ़ते उपयोग से वहां के किसान इसबगोल, जीरा व सरसों जैसी फसलें बोने लगे हैं और गेहूं, बाजरा, जौ, मूंग, मोट और उनकी दूसरी प्राथमिकता बन गए हैं। अर्थात अनाज को छोड़ करके उन्हें इस तरह की फसलें उगानी पड़ रही हैं जो कम जल में पैदा हो सकें। धोरीमन्ना क्षेत्र से ही मारवाड़ की गंगा लूणी नदी बाड़मेर जिले से जालोर जिले की सांचौर तहसील में प्रवेश कर नेहड़ इलाके से गुजरती हुई कच्छ के रण में प्रवेश करती है। धोरीमन्ना इलाके में पानी की उपलब्धता की जानकारी वहां के किसानों को तो पहले भी थी, लेकिन पहले सामंती शासन के कारण वहां भूजल स्रोतों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकारों ने इस क्षेत्र में भूजल स्रोतों के विकास की सुदृढ़ योजना नहीं प्रारंभ की। उम्मीद है भविष्य में इस क्षेत्र की माली हालत सुधरेगी। राज्य में जल साधनों के सदुपयोग के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे अंतर्राज्यीय जल साधनों में राज्य के अंश का शीघ्रतापूर्वक पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा, सिद्धमुख व नोहर सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। पानी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन अधिकतम हो सके। इसके लिए फव्वारा सिंचाई व बूंद बूंद सिंचाई की विधियाँ अपनाई जा सकती है, जिनमें पानी की किफ़ायत होती है और कम पानी से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूजल व सतह जल का मिला जुला उपयोग इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके। जिन क्षेत्रों में पानी की सतह सूखे की दशाओं के कारण बहुत नीचे जा रही है, उनमें भूजल के उपयोग में विशेष सावधानी बरतनी होगी तथा अन्य उपाय भी करने होंगे। सरकार को जल पूर्ति के विकास पर अधिक निवेश करना चाहिए, जिससे पेयजल की सुविधा भी बढ़े। धन्यवाद बच्चों।